नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। नोटबंदी का एक फायदा तो हुआ है, आखिरकार मनमोहन सिंह बोल पड़े हैं। जी हां, आज संसद में पूर्व प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और महाअर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने अपने श्रीमुख से तमाम बातें कही हैं। उम्मीद थी कि इतनी बड़ी शख्सियत बोलेगी तो समाधान का रास्ता जरूर खोलेगी, लेकिन अंजाम ढक के वही तीन बात। जिस तरह राहुल गांधी एटीएम की कतार में खड़े होकर थर्ड क्लास राजनीति कर रहे हैं, उसी तरह राज्यसभा में कांग्रेस के उठाने के बाद मनमोहन सिंह उठे तो सही, लेकिन महज किसी सामान्य विपक्षी नेता की ही तरह उन्होंने भी कांग्रेस का पुराना ही राग दोहराया। हम काले धन का विरोध करते हैं, लेकिन काले धन के खिलाफ आपकी मुहिम का भी विरोध करते हैं। सुनिए जरा इस पैकेज के जरिए। नोटबंदी पर पूर्व प्रधानमंत्री और महाअर्थशास्त्री कहे जाने वाले मनमोहन सिंह ने अपने वचन बोले। मनमोहन सिंह राज्यसभा में नोटबंदी पर बोलते रहे और पीएम मोदी सुनते रहे। नोटबंदी पर इतने लंबे अंतराल के बाद कुछ बोलने वाले मनमोहन सिंह से लोगों को कुछ सुझावों की उम्मीद थी। पूर्व प्रधानमंत्री ने नोटबंदी को खामियों का स्मारक बताया। मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहने के साथ साथ रिजर्व बैंक के गवर्नर और नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री भी रहे हैं। मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए ही देश आर्थिक उदारीकरण की तरफ बढ़ा था। ऐसे में नोटबंदी पर कुछ अच्छे सुझाव देने के बजाय मनमोहन सिंह ने भी विपक्ष की ही भाषा बोली। लेकिन आज जब मनमोहन सिंह संसद में बोलने को उठे तो उनकी बोली के मायने कुछ और ही निकले। जब देश को एक विपक्ष से ज्यादा एक अर्थशास्त्री की जरूरत है, तब भी मनमोहन सिंह ने पार्टी को ही ज्यादा अहमियत दी। And therefore, it is important to take note of the grievances of the people, the ordinary people who have suffered as a result of this imposition on the country overnight by the Prime Minister. All responsibility that the outcome, we do not know what will be the final outcome. Prime Minister has said that we should wait for 50 days. Well, 50 days is a short period, but for those who are poor and deprived sections of the community, even 50 days torture can bring about disastrous effect. नोटबंदी पर विपक्ष लगातार संसद से सड़क तक शोर मचा रहा है। विपक्ष के सभी नेता प्रधानमंत्री मोदी से संसद में जवाब देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब विपक्ष के सामने मौका होता है कि वो सवाल उठाकर हालिया दिक्कतों को सामने रखे और साथ में समाधान भी बताए, तब भी विपक्ष के मुंह से सिर्फ और सिर्फ विरोध के बाण ही निकलते हैं। दिक्कत के बाद समाधान क्या है, इससे विपक्ष को भी कोई मतलब नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने हालांकि पीएम मोदी की इस मौके की तारीफ भी की। साथ ही साथ आपको सुनाते हैं कि संसद के बाहर ममता बनर्जी का दर्द किस तरीके से सामने आया। ममता बनर्जी के साथ ही मायावती को भी केंद्र सरकार से नाराजगी है। नाराजगी क्यों है, हम सब जानते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि कम से कम बीजेपी की सोच में सुधार है। पूंजीपतियों की पार्टी कहलाती है और है भी। चलिए प्रधानमंत्री जी, आपके आने के बाद कम से कम गरीबों की पार्टी तो हुई, कम से कम इतना परिवर्तन हुआ। अब ये लोग ये परिवर्तन स्वीकार करेंगे कि नहीं, चलिए हम लोग स्वीकार करते हैं कि इस बार देश का ऐसा प्रधानमंत्री आया जो अपनी दम पर जिसने बीजेपी को सत्ता में देश में खड़ा कर दिया। इसमें कोई कहने में इनकार नहीं, इसमें किसी बीजेपी के नेता का कोई श्रेय नहीं है। तमाम बीजेपी के लोग कहते हैं संगठन को मजबूत कर रहे हैं, उसके माध्यम से आ रहा, कोई कहता आरएसएस के माध्यम से आ रहा। इतने दिनों तक संगठन आरएसएस रहा तो क्यों नहीं सत्ता में आ गए? सत्ता में आ पाए। लेकिन ऐसे परिस्थितियां देश में बहुत गंभीर है, जो आज भी, काल भी, परसों भी मैंने देखा। हमारा उधर में भी 2.5 लाख टी गार्डन वर्कर्स है, मजदूर है, असम में भी है, लेकिन मजदूर लोग सब रास्ता में है। रोड ब्लॉकेट करके नेशनल हाईवे 13, 31 बैठा है।
कि वो लोगों का मजदूरी सब बंद हो पड़ा है 15 दिन से। जो हमारा बीड़ी वर्कर है पूरा मजदूरी बंद होके पड़ा है। जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो 100 दिन काम का जो लोग है, ये लोगों को कैसे हैंडल होता है। जो उसको अल्प थोड़ा थोड़ा सैलरी मिलता है, कैश में ही होता है। ये लोगों के पास कुछ नहीं है कि हमारा देश में अभी भी बहुत सारे हजारों गांव है जिसमें कोई पोस्ट ऑफिस और बैंक नहीं है। हमारी पार्टी चाहती है कि हाउस चलना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि हाउस चले, क्योंकि पूरा विपक्ष ये कह रहा है एक आवाज में कि माननीय प्रधानमंत्री जी हाउस में आए, केवल आके बैठे ना, 5 मिनट बैठ के चले जाएं, 10 मिनट बैठ के चले जाएं, इससे काम नहीं चलेगा। क्योंकि अभी राज्यसभा में बहस चल रही है, उनको पूरे जो लोग अभी बोलने वाले रह गए हैं उनको सुनना चाहिए, जो बोल चुके हैं उनको भी सुनना चाहिए और उसके बाद फिर उसका जवाब देना चाहिए। तो पूरा विपक्ष ये चाहता है, लेकिन सरकार सहमत नहीं है। तो इसके लिए कसूरवार, क्योंकि हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं पूरा विपक्ष वो देश की जनता के हित में उठा रहा है, उनका अपना कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है। तो मायावती जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही वो अंत में कि अपना कोई विपक्ष का अपना इंटरेस्ट नहीं है, जनता के पक्ष में पूरा विपक्ष एकजुट है और इसीलिए लगातार आवाजें उठाई जा रही हैं। हालांकि हम सब समझ रहे हैं और खास तौर से जनता भी, क्योंकि जब जनता लंबी लंबी लाइनों में लगी हुई है तब उससे बात करने के बाद समझ में आता है कि लंबी लाइनों में लगने के बावजूद भी वो खुश हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वाकई में काले धन पर बड़ी कार्रवाई हुई है और इसीलिए ये बड़े लोग ज्यादा तिल मिलाए हुए हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। हमारे साथ राकेश कपूर जी भी जुड़ेंगे, साथ ही साथ राजेश यादव कांग्रेस के नेता हैं और दीपक विजय जो कि बीजेपी से हैं। आप दोनों का ये बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करूंगी राजेश जी, जिस तरीके से हम देखते रहे हैं और जिस तरीके से लगातार विपक्ष एकजुट हुआ है, इससे पहले कभी आपने देखा है कि विपक्ष एक सुर में इस तरीके से लामबंद हो जाए और लगातार आवाज उठाए कि नोटबंदी का विरोध करे और कहे कि बंद करिए इसे? देखिए, हमने नोटबंदी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जो समस्याएं हैं उनका विरोध कर रहे हैं। जो रोज समस्याएं उत्पन्न होती हैं जी, गरीब लोग जो पीड़ित हैं उनका हम विरोध कर रहे हैं। और ये देखिए, इस योजना से जो लेके आए, हमने ये नहीं कहा है कि इसको वापस ले लो, लेकिन हमने ये कहा है कि जो ये योजना है ये आप जब 8 महीने से इस पर वर्क कर रहे थे, होमवर्क कर रहे थे, आप कह रहे एक एक्सपर्ट की टीम है, उन्होंने इस पर सारा रिसर्च करा है, उसके बाद इतनी बड़ी समस्या देश में, आप देखिए लाइनों में लठ फिर रहे हैं, लोगों को लठ मार रहे हैं। और देखिए अपना पैसा निकालने के लिए ऐसा क्या है कि जिस गरीब आदमी ने अपने कमा के पैसा बैंक में रखा है, किसी बिजनेसमैन ने रखा है, तो वो अपना पैसा नहीं निकाल सकता, ऐसा इन्होंने फरमान जारी कर दिया। अब लोगों को दिक्कत तो हो रही है, तो वो समस्या के लिए आज संसद में जिस तरीके से मनमोहन सिंह ने तमाम बातें कही हैं, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट उनको माना जाता है, और जिस तरीके से हमने तमाम पूरी बातों को उनको सुना, उन्होंने ये तो बताया कि क्यों जीडीपी नीचे चली जाएगी, किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं जो लगातार सब लोग चिल्ला रहे हैं कि सुर में। उन्होंने ये नहीं बताया कि सलूशन क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए था और क्या किया जाना चाहिए आगे। देखिए, विपक्ष कम से कम सलाह भी तो दे। देखिए, ये वार्तालाप करेंगे, बिल्कुल सलाह दी जाएगी। ये आमंत्रित करें मोदी साहब, मनमोहन सिंह को करें, जो आप उनको लगता है कि विपक्ष में ये लोग एक्सपर्ट हैं उनको बुलाएं, अपनी बात रखें पार्लियामेंट में, और जब ये बैठेंगे तभी तो समस्या दूर होगी। लेकिन ये है, प्रधानमंत्री जी जो वहाँ पार्लियामेंट में बोलते नहीं हैं, चुने हुए लोग जो देश से चुने हुए जो सांसद हैं, लोगों का जो पूरे देश से जो सांसद आए हैं विपक्ष के और सब, तो वो सारी चीज़ें आप पार्लियामेंट के अंदर बताएंगे, जब ही तो कोई समस्या निकलेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री वित्त मंत्री कहते हैं कि मैं जवाब देता हूँ, तो प्रधानमंत्री ने उस समय जिस समय ये योजना लागू करी थी, उस समय कहा कि मतलब सब लोग जानते हैं कि वित्त मंत्री तक को पता नहीं था। तो जब उन्होंने ये सबको दूर रखा है, तो फिर ये समस्या क्यों आ रही है, वो ही अवगत कराएं, ये विपक्ष कह रहा है। तो इसमें इतनी बड़ी क्या है, वो क्यों नहीं उसको बताते क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर कमी रह गई, क्या है, तो विपक्ष से बात क्यों नहीं करते हैं। ये बात कहूँगा, पहले तो राजेश भाई ने जो कहा मैं उस पर ये कहना चाहूँगा कि वो कह रहे हैं चर्चा के लिए। देखिए,
राज्यसभा में चर्चा चल रही है, लोकसभा में भी चल रही है इस टाइम, वहाँ पे विपक्ष जो है वो चर्चा करने को तैयार ही नहीं जी। और जब उसे चर्चा करने का मौका भी मिला तो बिल्कुल आप शशि जी मैं आपसे सहमत हूँ, किसी ने भी समस्या का जो है कोई समाधान या सोल्यूशन नहीं दिया, कोई सुझाव नहीं दिया, कोई संशोधन नहीं दिए, सब ने केवल समस्या के बारे में बोला। अब मैं लाइन वाइज आपको ये बताऊंगा, पॉइंट वाइज, कि पहले जैसे समस्या केवल हमारी तरफ से पार्टी सरकार की तरफ से मेरा हिसाब से एक ही कमी रही है कि जो एटीएम की जो ट्रेस थी वो नए नोटों के हिसाब से उन्होंने नहीं करी, उसकी वजह से थोड़ी तकलीफ आई। पर 82,500 एटीएम चालू हो चुके हैं और आने वाले समय में थोड़े से और जो बाकी बचे एटीएम है वो भी चालू हो जाएंगे। एक बात। दूसरा, बार बार जो विपक्ष ये कहता है कि भाई आपने जो है वो गरीब आदमियों को तंग कर दिया, वो कर दिया, तो उस पर मैं कहना चाहूँगा, देखिए आमतौर पर मैं मानता हूँ कि देश का स्तर ऐसा है कि आम मध्यम वर्ग गरीब व्यक्ति अपने घर में हायर एजुकेशन के लिए, शादी के लिए बच्चों को पैसे जोड़ता है, तो उसके लिए तो हमारी सरकार ने पहले निर्णय ले लिया कि प्रति व्यक्ति जो भी एडल्ट है अगर वो 2.5 लाख रुपए से ऊपर पैसा अपना 2.5 लाख से नीचे तक पैसा अपने अकाउंट में जमा कराता है उसकी कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। नॉर्मली हर घर के अंदर 3 से 4 लोग एडल्ट होते हैं, तो आप ये देखिए कि 7.5 लाख से लेकर 10 लाख की तो कोई पूछ है ही नहीं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा। और इसके बाद अगर पूछ भी लिया जाए तो आपका जरिया अगर ठीक है तो बता दीजिए सरकार को कि ये हमारा सोर्स इससे ज्यादा, मैं कह रही हूँ 2.5 लाख से ज्यादा है भी, और अगर व्हाइट मनी है तो बताइए सरकार को। और 7.5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक के बीच में तो कोई पूछा ही नहीं, क्योंकि वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स के बीच में से बचाया गृहिणी ने, या वो जो बच्चे हैं उन्होंने बचपन से लेकर अपनी गिफ्टों में अपने, या लड़कियां हैं तो उन्होंने अपनी राखी पे, भैया दूज पे और इस तरह से, या जो उनको गिफ्ट मिले रिश्तेदारों से, वो पैसे बचाए। एक चीज। दूसरा आ रहे वो क्या कहते हैं ठेली पटरी वालों पे। देखिए ठेली पटरी वालों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उनको मिसगाइड कर दिया गया कि 500,000 रुपए के नोट नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, पर वो बैंक में तो जमा होंगे, उनकी किसी की सेल जो होती है 2.5 लाख नहीं होती। सबके अकाउंटों के लिए कहा है प्रधानमंत्री ने और हमारे वित्त मंत्री ने कि 12.5 लाख रुपए तक आप करंट अकाउंट के अंदर और 2.5 लाख से नीचे आप अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। तो उनको चाहिए कि वो 500,000 रुपए लें ठेली पटरी वाले और उसको अपने बैंक में अकाउंट में जमा करा के उसको बाद में नए नोटों में विड्रा करें। तीसरा पॉइंट है आपका छोटे व्यापारियों के लिए और उद्योगपतियों के लिए, उनके लिए तो करंट अकाउंट की उन्होंने बनाई दिया 50,000 की, उनके लिए तो उन्होंने सेविंग अकाउंट के अंदर ही बना रखा है करंट अकाउंट। अगर उनके पास, उनके लिए आपकी बात शशि सही है, उनका अगर सोर्स सही है, उनकी अगर सेल सही है, अगर वो टैक्स पूरा दे रहे हैं तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दिक्कत उनके लिए है राकेश कपूर जी भी जुड़ गए, गलत काम कर रहे हैं। राकेश कपूर जी भी मेरे से जुड़ गए, उनसे भी मैं बात करूंगी। राकेश कपूर जी, हम पूर्व प्रधानमंत्री की बात करें मनमोहन सिंह को तो जानते हैं कि कितने बड़े इकोनॉमिस्ट वो रहे हैं और इसको बार बार हम देखते भी रहे हैं, लेकिन रिसेशन जब उनके समय में भी आया था तो भी सवाल यही उठाए गए थे कि इतने बड़े इकोनॉमिस्ट के समय में इस तरह की जो हालत है उससे बचने के उपाय क्यों नहीं किए जा रहे हैं। अगर हम आज ही के उनकी संसद में बात रखने की बात करें, जिस तरीके से तमाम बातों को उन्होंने रखा, समझ में ये नहीं आया कि एक इकोनॉमिस्ट, वो भी इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट, ये कैसे बता रहा है कि 2% हमारी जीडीपी गिर जाएगी। कैसे गिरेगी ये भी तो समझाइए। नहीं देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की जी, इस बात पर हम बाद में बात करूंगा मैं कि 2% की जो उन्होंने बात कही है, लेकिन उससे पहले जो उनका आज बहुत बड़ा वक्तव्य है वो ये है कि इट इज़ जो वही मुद्रीकरण है या ये जो डीमोनेटाइजेशन है सो कॉल्ड, तो इसमें उन्होंने कहा है इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड लूट लीगली प्लंडर। इसका मतलब ये होता है हिंदी में कि ये सामूहिक ये संगठित लूट है कानूनी तरीके से। इस पर एक सवाल ये पूछा जा सकता है, मनमोहन सिंह से बड़ा ईमानदार आदमी तो कोई नहीं है, ये उनके विरोधी भी स्वीकार करते हैं। मनमोहन सिंह जी की सरकार जो पूरे 10 वर्ष चली इस देश के अंदर, उनकी ईमानदारी की छत्र छाया में इतनी बड़ी बड़ी लूट किस प्रकार हो गई। 2G स्कैम, कोयला स्कैम, ये सारे स्कैम्स और यहाँ तक के स्पेक्ट्रम और अंतरिक्ष, पाताल से लेकर के ज़मीन से पाताल और ज़मीन से आकाश तक सब बेच डाला गया जी। और जिस प्रकार से बेचा गया वो दैट वाज एन ऑर्गेनाइज्ड वे, वो ऑर्गेनाइज्ड लूट, लीगली प्लंडर अगर हम कह सकते हैं तो वो ये है। रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत भारत के प्रधानमंत्री ने जो फैसला किया है और डंके की चोट पर किया है, हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, इस देश की जनता भी उनका बहुत सम्मान करती है, लेकिन मनमोहन सिंह जी को इस बात का जवाब देना होगा कि जब 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था और ये स्पेक्ट्रम घोटाला संसद को
अपनी चपेट में ले रहा था, तो हमारे आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो विश्व के माने हुए अर्थशास्त्रियों में से एक हैं और भारत का सौभाग्य रहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनके शासनकाल में जब 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की चर्चा संसद में बहुत गर्म होने लगी, तो वो विदेश से लौट रहे थे और हवाई जहाज में उनसे पत्रकारों ने पूछा कि ये कैसे हो रहा है, तो बोले कि हर फैसला प्रधानमंत्री नहीं करता है, तो लेकिन आज अगर मौजूदा प्रधानमंत्री ने जो वित्त मंत्रालय का फैसला है उसकी सारी जिम्मेदारी अपने सिर ली है, उसका सारा इकबाल जो है, जो इकबाल जो भी है, उसके नफे नुकसान सब उनको डंके की चोट पर कहा है कि ये मेरा फैसला है जी। मैं विमुद्रीकरण करता हूँ, तो कम से कम एक बात तो साफ हुई कि ईमानदार प्रधानमंत्री हों, बेशक हों, यदि उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते। और ये यदि नरेंद्र मोदी एक माने हुए अर्थशास्त्री ना हो, यदि उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति है, तो वो इस देश को काले धन के साए से हमेशा के लिए बचा सकते हैं। ठीक है। अब 2% जो आपने कही गिरेगा, हो सकता है गिरे, मनमोहन सिंह ने कहा हो सकता है गिरे, कैसे हो सकता है गिरे। देखिए, जब 15 लाख करोड़ रुपए में से देखिए क्या होता है कि मुद्रा प्रसार जितना ज़्यादा होगा उतना ही इन्फ्लेशन रेट होगा। आपने इन्फ्लेशन की बात कही कि मनमोहन सिंह इन्फ्लेशन नहीं रोक पाए, इतने बड़े अर्थशास्त्री होने के बावजूद मुद्रा प्रसार लगातार बढ़ता रहा। जब मुद्रा 15 लाख करोड़ में से अगर 10 लाख करोड़ रुपया ही मार्केट में रहता है, लिक्विड मनी रहती है, तो निश्चित रूप से इन्फ्लेशन रेट कम होगा और जो 5 लाख करोड़ रुपया बचेगा वो इस देश के विकास में काम आएगा। जो गरीब हैं, जो 70 साल से जिनके सर पर छत नहीं है, 2022 तक मकान बनाने का फैसला क्या नरेंद्र मोदी ने हवा में कर दिया है? अरे उनका पैसा है, उनके पास जाना चाहिए। गरीबों का हक है, उनके पास जाना चाहिए। जिन्होंने इनकम टैक्स बचा करके, जिन्होंने ब्याह शादियों में लाखों करोड़ रुपए खर्च कर डाले, जो आज भी दिवाली पर इतने पटाखे फूंक देते हैं जितने कि एक गरीब के 1 साल के घर का खर्चा चल सके, उनका पैसा नाजायज पैसा है, वो उसको मिलना चाहिए जिसका हक है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई ये गरीबों का हक है, तू इत्थे रख। ये जुमलेबाजी तो प्रधानमंत्री जी बहुत पहले से कर रहे हैं। कहा 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में, फिर कहते थे जुमलेबाजी है। इतनी घोषणाएं करते हैं, किसी पे अमल नहीं करते, सारी जुमलेबाजी। ये गरीबों का कर देंगे, 3 साल में तो एक गरीब का कुछ नहीं कर पाए, देश के गरीबों को गरीबी मिटा देंगे। इस तरह के भाषण तो देते ही है, कोई नहीं। देखिए, शादी की बात हो रही है, एक जगह 500 करोड़ तो 600 करोड़ जो है मीडिया वाले दिखा रहे, वो कई हजार करोड़ की। वो तो देखो एक वो दिखावा है, बंद करिए उसको। मंत्री, इनका मंत्री महाराष्ट्र के पकड़े गए पैसे लेने, कौन से बंद कर दिए, कौन से बर्खास्त कर दिए? दिखावा अलग है, 2 दांत हैं खाने के अलग। सरकार नहीं है, महाराष्ट्र में आपका विपक्ष नहीं है, आपकी पार्टी के लोग नहीं है। मुद्दे तो उठा सकते हैं, लेकिन सरकार से निकालना हमने उठाया वहाँ, और सरकार से निकालना हमारा काम थोड़ी है। हम थोड़ी निकाल सकते हैं। वो तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और पीएम कहेंगे कि भाई गलत आदमी क्यों नहीं रखा है। जब डिक्की के अंदर पैसे पकड़े जाते हैं उस मंत्री के, उसको क्यों नहीं रखा है, तो ये कहेंगे। और एक गरीब आदमी है जिसकी शादी हो रही है, आप देखिए 2.5 लाख रुपए किसी को भी मिले हों देश के अंदर, ये बता दें। और उसमें 8 तारीख को इन्होंने घोषणा करी, उसमें ये लिख दिया है कि 8 के बाद जो पैसा डालेंगे वो मान्य नहीं। अब देखिए, किसी ने शादी के अंदर 6 तारीख को या 7 तारीख को पैसे निकाले हों और उसने कहा 8, 9, 10 में जो है चीज परचेज करेंगे, 11 में करेंगे, जो भी है प्लानिंग बनी होगी। अब वो पैसे डालेंगे भी तो वो निकल नहीं रहे, क्योंकि वो पैसे, इनकी एक शर्त रख दी है कि पुराना होना चाहिए, पैसा पुराना होना चाहिए, वो पैसे को मान्य नहीं है। आप पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं, डिपॉजिट करा सकते हैं, लेकिन उसको निकाल नहीं सकते। नहीं, शादी का कार्ड दिखा के निकालिए पैसे। शादी का कार्ड दिखा के नहीं निकाल सकते। उसमें इन्हें शर्त लिखी है कि वो पुराना होना चाहिए, मतलब महीनों पुराना होना चाहिए उसमें आपके में पैसे। हाँ, नहीं
9 तारीख से पहले का। हाँ, 9 तारीख से पहले जो भी पहले का होना चाहिए। अब किसी ने जो 7 तारीख को निकाल लिया, उसके अकाउंट में तो है नहीं, उसके अकाउंट में रह गए 5,000 रुपए। अब वो जब नोटबंदी में आया तो उसने 2.5 लाख रुपए जो है अकाउंट में डाल दिए। ये वाजिब अब वो सवाल है। अब वो निकाल नहीं पा रहे हैं। तो सवाल इन्होंने सही है। देखिए, मैं एक गरीब समझ- आदमी के लिए तो ऐसी योजना है। दीपक विज जी, एक ये जो बात तो सही है भ्रष्ट कि लोग अगर हैं, मेरे जो अकाउंट भारतीय में जनता पार्टी मेरे के घर में लोग कोई हैं, शादी उसके लिए है। वो कितने राजेश राजेश हज़ारों यादव रुपए जी, कहाँ से आ गए? मैं कहाँ से लेन-देन मैं हुआ आपका है? सवाल आसान शब्दों में कह देती हूँ। मेरे अरे अकाउंट वो चाहते पहले हैं क्या है? कांग्रेस में था, मेरे वो पहले कांग्रेस में था, बाद में बीजेपी में आया। कैसे बीजेपी में नहीं है इस समय? इससे पहले कांग्रेस में था, आज नहीं है, बीजेपी था में कांग्रेस। मंत्री किसका रहा है? आप निकालिए जो भी है, मंत्री भी रहा। किसी भी पार्टी एक का सही। सेकंड। हाँ वो सही बात, वो बिल्कुल सही वाजिब। राजेश जी, लेकिन वाजिब बात अब दीपक विज जी, मेरे अकाउंट में अगर सिर्फ 2.5 लाख रुपए हैं, वो मैंने शादी के लिए निकाले, आपने जो शर्त लगाई है जिसके बारे में भी राजेश जी कह भी रहे हैं कि 9 तारीख से पहले के अगर पैसे नहीं है तो मैं जमा कराने के बाद भी नहीं निकाल सकती, आप मुश्किल समझते हैं? मैं आपने देखा होगा, पहले मैं सारी डिटेल्स पे आ रहा था, पर वो क्योंकि चर्चा में और लोगों को भी देना था, तो आपने इसलिए विषय को दूसरी जगह लोगों से बात करी, तो बड़ी अच्छी बात थी। पर मैं उस पर बताता हूँ। पहले इन्होंने देशमुख जी के लिए बोला जो पैसे, उन्होंने उसी दिन पैसा पकड़ते ही कहा कि ये मेरी सोर्सफुल इनकम है और इसको मैं सोर्सफुल सिद्ध कर दूंगा। एक चीज मैं आपको जानकारी में नहीं, आपको बता दूं। एक मिनट देखिए, मैंने कह दिया, आपका जवाब दो, मेरी बात ना काटे। अब मेरी जवाब जवाब मेरा, वो तो आप करेंगे, सरकार आपकी है। जवाब मेरा सुनिए। ऐसा नहीं, देखिए आपके ऐसा गरीब लोग आपके ना, घर में तो देखिए चिदंबरम देखिए, वाड्रा सब भरे, देखो बहस हो जाएगी बेमतलब। दूसरे लोगों एक मिनट, का अच्छा पैसा मेरी पकड़ा गया है, किसी आप राजेश भाई मेरी बात खत्म हो राजेश गई। यादव जी, राजेश भाई वो मेरी भी तो बात- कह रहे हैं। राजेश भाई मेरी उसको बात फिर करें। आपने नहीं, कोई नहीं बोल रहा, अंदर क्यों जो भेज पकड़े दिया? गए सबने कहा अनसोर्सफुल है और हम 25-25 30% देखिए, लेके करवा रहे हैं। 6 करोड़ एक मिनट रुपए राजेश आपके भाई, MLA, राजेश भाई मेरी बात खत्म हो गई। जाता है। आप पहले ना, आप देखिए, आपने अपनी बात और कही, दूसरा कोई मेरे को आपकी बात का जवाब जो दे दो। बिजनेसमैन है, राजेश जी, 20 लाख भी अगर पकड़े आप जाएंगे। बात का आप जवाब बात दे देंगे, खत्म तो आपको करने बता दें देंगे। उनको, आप अपनी- जवाब तो ले लें। देशमुख जी का मैंने आपको जवाब दिया। एक अभी आपने कहा किसी को पैसा नहीं मिला, इसी जिला गौतम बुद्ध नगर में पहले दिन ही डीएम ने मौके पे पहुंच के बैंक वालों से 2.5 लाख रुपए 3 लोगों को उसी टाइम दिलाया था। मैं अभी बता रहा हूँ, कम से कम 20 से 25 लोगों को इसी जिला गौतम बुद्ध नगर में मिल चुका है। अब बीच में बात ना काटे, जब मेरी खत्म हो जाएगी आप अपने आप बोले। आ रहा हूं राजेश भाई, आ रहा हूं। आप ये बता दें, 8 तारीख के बाद है। राजेश भाई सब्र रखें, मैं भी आ रहा हूं, उस पॉइंट में भी आ रहा हूं। आप सुनिए, अभी देखिए, कहीं जब नीतियां आती हैं, एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाता है पूरे विश्व के अंदर। पहली बार ऐसा फैसला लिया गया, पहले भी 5 कंट्रीज ने लिया है, पर वो अलग अलग तरीके से लिया था। किसी ने रूबल का कुछ जीरो कम किए, किसी ने अपना, किसी के अंदर कुछ बड़ा नोट छोटा कर दिया गया, किसी को करेंसी की डिमोनेटाइजेशन की जगह उसकी जो हाई वैल्यू थी उसकी लो वैल्यू कर दी गई। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, विश्व में पहली बार लिया गया। कुछ कमियां इसमें रही, जैसे मैंने एटीएम वाली आपको बताई थी, वो हमने सुधार दी है। अभी ये जो आपने डेट वाली जो बात कही है, हमने सब जगह शादियों वाली बात आई थी, तुरंत उनको 2.5 लाख रुपए निकालने के लिए कर दी। हमने कहा ताकि कहीं लोग काला धन का प्रयोग करके उसको बाद में डेट में जमा ना करा के वो करें। पर इसके संशोधन के लिए पार्टी भी सरकार से मांग करेगी कि भाई अगर 30 दिसंबर से पहले भी अगर कोई जमा कराना का चाहे तो शादी वाले घर के स्पेशली जिसके फुल प्रूफ हो। एक मिनट राजेश भाई बात करने दें, अच्छा लगा। 15 दिन में इतनी शादियां, जब आप बोलेंगे परेशान मैंने आपकी हुए। बात को कभी नहीं ना, कहा। ना। देखिए आप मेरी बात सुने, जब आप उसकी तो तब हम ये संशोधन की मांग करेंगे और मेरे ख्याल से ये भी 2-4-5 दिन में हो जाएगा। एक बात और अभी आपने उसके अलावा जो कई बातें करी, मैं आपको बता दूं, देखिए कांग्रेस का तो दिक्कत ये है कि जो उन्होंने 60 साल में कमाया है, एक एक कमरे में नोट भरे पड़े हैं, सबको पता है। नहीं वो इसीलिए तो परेशान है ना, इसीलिए तो परेशान है वो, इसीलिए तो परेशान है, इसीलिए तो परेशान है। नहीं फिर परेशान क्यों है, फिर परेशान क्यों है? अच्छा आप बताएं परेशान क्यों है फिर प्रधानमंत्री के पास 1 लाख नहीं कांग्रेस का फिर परेशान आप क्यों कह देते हैं कि देखिए मैंने तो नहीं कहा राहुल गांधी पे या सोनिया गांधी पे है, आप कह रहे हैं अपने आप। मैं तो नहीं, आपकी दुखती रख पे हाथ रखा है तो आप एकदम थोड़ा सा हो गए। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना वाड्रा जी पे आपके केस चल रहे हैं, वाड्रा जी पे आपके केस चल रहा है, चिदंबरम आपके केस चल रहा है, आपके सारे जितने कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनके कितने सारे छापे मारेंगे फिर, और किस किस के घर पे छापे मारेंगे? हाँ देखिए राजेश भाई, देखिए अच्छा कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा क्यों चिल्ला रहे हैं, पहले आप ये बताओ कांग्रेस के नेता सबसे ज्यादा परेशान क्यों है? सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेता परेशान क्यों है? अभी हमारे सबसे वरिष्ठतम पत्रकार है पूरे देश के राकेश कपूर जी, अभी उन्होंने बताया पताल से लेकर आकाश तक का भ्रष्टाचार हुआ है आपके यहाँ। आप क्या बात कर रहे हैं? कम से कम 12 लाख करोड़ का घोटाला कांग्रेस गवर्नमेंट के इस 10 साल में हुआ, और उससे पहले जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, इंदिरा गांधी के टाइम में, राजीव गांधी के तब्दीलियां तो करनी टाइम में, पड़ेंगी ना। नरसिम्हा राव के टाइम में इतना बड़े बड़े घोटाले हुए। अगर हम सारे पैसे को जोड़ेंगे कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए नहीं बैठेगा। दिखा। और मैं आपको राजेश यादव जी, आप राजेश यादव जी, किसी भी योजना को लाने में जो कमियां रह जाएंगी उसमें तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। तब्दीलियां करना मजबूरी
है, आपकी बात से सहमत संशोधन हूं। बहुत जरूरी मैं- है। मैं आप आपकी पहली बार सुनिए, कोई नियम आपकी लेकर बात आ रहे से हैं, सहमत गड़बड़ियां हूं। हैं तो आप मैं- तब्दीलियां करेंगे। देखिए, आपकी बात मैं इस से पे सहमत चर्चा हूं, करूंगी, लेकिन एक एक सेकंड एक राजेश जी, हो, दो मैं हो, क्योंकि तीन ब्रेक हो, के लिए रुक चार रही हूं। हो, 10-20 रोज हो रही हैं। राजेश जी, देखिए फिर किस चीज की एक्सपर्ट टीम। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल मुझे रुकना होगा। ब्रेक के बाद ये पूछना पड़ेगा, आप कह रहे हैं कि छापेमारी क्यों नहीं की गई, छापेमारी किस किस के यहाँ और कितनी कितनी करेंगे? जहाँ नोट लगता अच्छा है ना, है, नोटों को बंद कर मिट्टी दिया, में बदल दिया, अच्छा हुआ। सड़क और इसके बाद जो नंबर आएगा वो जमीनों का आएगा, वो भी एक अच्छा कदम होगा। कहाँ कहाँ किस किस को पकड़े, अच्छी बात है ये। तो हम परेशान क्यों हैं? अगर गरीब के हक की बात करें तो सिर्फ उसी के हक की बात करें ना, अपने हक की बात ना करें उसके पीछे मुखौटा छुपा के। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करें जिस तरीके से देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में कई महत्वपूर्ण बातों को रखा है। हालांकि उम्मीद इस पर यह की जा रही थी कि इस डिस्कशन के बाद जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से भी दिया जाएगा, क्योंकि लगातार विपक्ष अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री ही जवाब दें। लेकिन प्रधानमंत्री बहुत ही कम समय के लिए संसद में रुके, जिसका विरोध हमारे विपक्ष ने किया भी। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान बने हुए हैं। सवाल अब ये, राकेश कपूर जी, अगर इसी तरह जो पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि ये 50 दिन बड़े दर्दपूर्ण रहे, बड़े मुश्किलों भरे रहे, यानी जो आने वाला समय है जब तक डिपॉजिट करा सकते हैं 30 दिसंबर तक। सवाल अब ये कि 60 साल संसद को संभालने वाली या देश को संभालने वाली कांग्रेस रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब मिलकर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से, इस प्रधानमंत्री से? नहीं, देखिए एक्सपेक्टेशंस तो हैं, नो डाउट। जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उनकी शख्सियत ऐसी है कि उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं। तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है एक्सपेक्टेशंस होना लोगों का, और वो इन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए कारगर कदम भी उठा रहे हैं। ये फैसला विमुद्रीकरण का ये ऐतिहासिक फैसला है। ऐसे फैसले बहुत दशकों में कोई करने की हिम्मत पैदा होती है। लेकिन हमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो आज डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि 50 दिन में जो मज़दूर हैं या जो रोज़ाना की दिहाड़ी वाले लोग हैं वो बहुत परेशान हो जाएंगे। वाजिब बात है, परेशान हो जाएंगे, लेकिन परेशान हो भी रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। देखिए, मैंने पिछली बार भी जब मैं आया था, मैंने कहा था कि ये एक आर्थिक युद्ध है, ये काले धन के खिलाफ आर्थिक युद्ध है, महायुद्ध है जी। इस महायुद्ध में रोजाना आपको नई नई तकनीक बदलनी पड़ेंगी। ये उसी प्रकार से है जैसे दुश्मन की सेना आ जाए आपकी सीमा में और आप उसे निकालने के सारे रास्ते ढूंढें। तीनों जल सेना, थल सेना और वायु सेना तीनों मिलकर के वो एक कारगर रणनीति तैयार करें। तो ऐसे रोजाना कुछ ना कुछ जैसे अभी यादव जी ने कहा, बहुत जायज़ बात है ये, जिन लोगों के यहाँ ब्याह शादियाँ हैं। तो ऐसी जो मुश्किलात जो हैं वो आती रहेंगी और इनका समाधान भी निकाला जाएगा। लेकिन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात पर हमें इसलिए गौर फरमाना होगा कि वो इस देश के प्रधानमंत्री रहे और माने हुए अर्थशास्त्री हैं। उनसे केवल एक सवाल पूछा जा सकता है जी, कि उनकी सरकार में अगर 35 रुपये रोज़ खर्च करने वाला व्यक्ति, 35 रुपये से ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, वो अगर गरीबी की सीमा रेखा से आर या पार चला जाता है, वो भी शहर में और गांव में 29 रुपया शायद, तो एक सवाल जायज़ तौर पे पता होना चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, वो उनके बारे में मनमोहन सिंह जी की बात को चुनौती देना, हर कोई अर्थशास्त्री ही उनकी बात को चुनौती दे सकता है, ये निश्चित है बात। वो उन्होंने जो बात कही है बहुत सोच समझ करके कही होगी, लेकिन जो एक राजनीतिक जो बात कही उन्होंने, उसका जवाब हाजिर है जी। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ा या इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है? जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में लोग बोरियों में नोट भर के ले जाते थे और थैली में चीनी लेकर के आया करते थे जी। सवाल ये होता है कि मुद्रा प्रसार जब ज्यादा हो जाता है, ब्लैक मनी को खींचता है। हमारे गांव में कहावत है यादव जी कि पैसा पैसे को खींचे जी। तो ब्लैक मनी को खींचता है। ब्लैक मनी की शान और शौकत
उसका ये ऐशो इशरत, उसकी लिपस्या जो है ये ऐसी है, बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। तो लगातार ब्लैक मनी के नए तरीके खोजे जाते हैं, ब्लैक मनी और ज़्यादा ब्लैक मनी को खींचता है। ऐसी अर्थव्यवस्था से जो ब्लैक मनी की मार्फत जहां विकास वृद्धि दर तय होती हो, उससे कभी भी गरीब आदमी का फायदा नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। इन्फ्लेशन बढ़ना, चाहे आप मजदूरी 100 रुपए थी आज 350 कर दीजिए। रुपए की क्रय शक्ति यानी चीज़ों के दाम जब बढ़ जाएंगे तो औसत वहीं आ जाएगा, गरीब गरीब ही बना रहेगा। सिर्फ निवेदन ये है ठंडे दिमाग से सोचने वाला कि 15 लाख करोड़ रुपए में से अगर 10 लाख रुपया ही लिक्विड मनी रहता है तो मुद्रा प्रसार मार्केट में कम होगा, इसका प्रभाव निश्चित रूप से इन्फ्लेशन पर पड़ेगा। हो सकता है कुछ समय के लिए विकास वृद्धि दर कम हो, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है, हो सकता है हो, लेकिन उसके बाद जो भी विकास वृद्धि दर होगी वो वास्तविक जीडीपी होगी। 2% विकास वृद्धि दर है अमेरिका जैसे देश की, तब भी उसकी इकोनॉमी जो है हमसे क्या दुनिया में बहुत मजबूत है। तो ये गफलत में रहना कि विकास, अब दिक्कत की बात यह है कि आज वे सारे राजनीतिक दल कांग्रेस की छत्र छाया में आ गए, जो कल तक कहते थे, मनमोहन सिंह जी कहते थे कि हमारे देश की विकास वृद्धि दर इतनी हो गई, तो लोग पूछते थे कि क्या जीडीपी खाएगा गांव वाला, क्या जीडीपी खाएगा मजदूर। लेकिन आज वही लोग जीडीपी का रोने लगे हैं। तो ये राजनीतिक मसला है, लेकिन सवाल ये है कि नीयत सही है, नीति सही है, उसके लागू करने में थोड़ी बहुत कहीं समस्याएं आ रही हैं। नीयत साफ है कि इस मुल्क का गरीब सक्षम होना चाहिए। नियत ये भी साफ है कि इस मुल्क के गरीब तक भारत की जो आय स्रोत है, जो आय है, वो उसकी झोपड़ी तक जानी चाहिए। राजेश यादव जी, उसका जो हिस्सा है वो वहाँ, और ये समता मूलक विकास, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में आप कैसे करेंगे? ये कोई समाजवादी व्यवस्था नहीं है। अरे इस बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में आप समता मूलक समाज लाने की तरफ किस प्रकार से बढ़ेंगे? सिर्फ इसी प्रकार से कि जो काला धन है, जो अनअकाउंटेड मनी है, वो गरीबों के हितों पर लगाया जाए, गरीबों के काम पर लगाया जाए, वही तभी तो समता मूलक समाज आएगा। अभी आपके कुछ सवालों के कुछ जवाब मिले कि क्यों आखिर से लागू किया गया है, किस तरीके से हमें फ़ायदे हो सकते हैं, जिस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, एग्जीक्यूशन जिस तरीके से होना चाहिए था वो उतना बढ़िया नहीं हुआ। दिक्कतें हैं, लेकिन अगर नियत ठीक है दिक्कतें तो फिर परेशान क्यों? और जो आप कह रहे थे कि सबके घरों में आप देखिए 21,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा बैंकों में जमा हो चुका है। आपको लगता है कि इतने बड़े लोग, इतनी ज़्यादा मैन पावर आपके पास है कि हर एक घर में आप छापा मरवा देंगे? नहीं, 21,000 करोड़ रुपया जो है ना वो दिया गया है। देखिए, नहीं, वो दिया गया है नाबार्ड को। देखिए, जो पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी को बांट सकते हैं, किसानों में बांट, जो पैसा जमा हुआ है, ऐसा हिंदुस्तान में कोई घर नहीं होगा जो अपने घर के खर्चे के लिए पैसा नहीं रखता। ये सोच है, ठीक है। अब ये योजना आ गई, अब योजना में क्या है, वो पैसा 30 तारीख के बाद बेकार हो जाएगा, तो लोग मजबूरियां डालेंगे, चाहे उनके बच्चे भूखे मरे, चाहे वो बीमार रहें, चाहे हॉस्पिटल में इलाज ना हो, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो पैसे डालेंगे उस खाते में। देखिए, जहाँ तक गरीबी का और ये विकास की बात है, आप देखिए कि जो आप दालों के रेट देख लीजिए, चने की दाल में 37 रुपये किलो, 37 रुपये किलो। और देखिए चीनी इससे पहले, चावल इससे पहले, अरहर की दाल इससे पहले, सारी सब्जियाँ, और जो चीज़ देखो सीजन के बाद जो चीज़ सस्ती होती है वो खेतों में सड़ रही है, उसके रेट गिर गए। गेहूं को देखिए 370 रुपए बढ़ा दिए, जबकि गेहूं का किसान का फायदा हो गया, किसान का फायदा नहीं हो गया। देखिए, हाँ, 100 में से एक किसान का फायदा हो गया जिसपे कुछ बचा के रखा है। किसान क्या करता है कि बैसाख के महीने में जब गेहूं निकलते हैं तुरंत वो निकाल देता है, तो उस समय रेट कम होते हैं। अब इस समय क्या है, व्यापारी लोगों के पास ये गेहूं है और बीज के लिए, खाने के लिए वो देता है। देखिए, उगाएगा नहीं, उगाने में ये बैसाख के अंदर आप रेट बढ़ाते तो लगता है कि किसान के फेवर में, ये तो व्यापारियों के फेवर में कर दिया, किसान तो बर्बाद हो गया ना, लुट गया। आप देखिए 1 कुंटल पे 370 रुपए, दीपक भाई, बहुत होते हैं। तो किसान की दृष्टि से देखिए, आप पैसे वाले हो, हर साल में 2 बार वाली पार्टी के हो, हर साल 2 बार। लेकिन गरीब आदमी की सोच से देखिए ना। आप देखिए अरहर की दाल, देखिए सुनो, महाराष्ट्र के अंदर सबसे जो दाल है, आपने देखा होगा, सबसे दाल महाराष्ट्र के अंदर पकड़ी गई अरहर की, पहले छापे,
और देखिए एक इतने बड़े गोदाम को पकड़ लिया, राजेश पुलिस यादव लगा दी, राजेश यादव और जी, पीछे के रास्ते से सारा निकलवा दिया राजेश गोदाम यादव में जी, से। राजेश तो यादव वहाँ सरकार ऐसे चलेगी मैं और थोड़ा ऐसे शशि, काम एक मिनट करेंगे इसमें बोल। तो देखिए राकेश जी भी कुछ कह रहे हैं। मैं सिर्फ एक मिनट, ये बहुत आपकी बात सही है कि अभी जो है वो गेहूं वो व्यापारियों के पास है, लेकिन यादव जी ऐसा नहीं होता है। सवाल ये है कि इस देश में हमें देखना होता है कि किसान कहीं गेहूं बोना ही बंद ना कर दे। किसान अब ये दाल की कमी हो क्यों रही है, इसलिए गवर्नमेंट जो है वह एमएसपी डिक्लेयर करती है। एक दिन एक महीना तय होता है, ऐसे नहीं अलल टप कभी भी कर देती है, हर साल इन्हीं दिनों में होता है। तो जिससे किसानों का लगातार मोह बना रहे, कपूर साहब लगातार मैं मोह किसान बना हूं, रहे। बैसाख के महीने में रेट में आपको लिस्ट उठा के दिखा दूं कितने बड़े हैं, लगातार बहुत सरकारों ने बढ़ाए हैं। नहीं, लगातार लेकिन देखिए आपकी बात से ऐसा देखें, है जिससे ये जो है गरीब किसान है, ये तो हर बार आना गरीब है, किसान है, राजेश भाई, तो हर बार आना है। एक दो एक बीघा चीज है, समझ में नहीं आ गांव रही के है। अंदर क्या है, एक दो किसान मजबूत होते हैं, राजेश जी, बाकी तो गरीब हैं। राजेश जी, तो गरीब मैं लोगों का आपकी देखो बात बड़ा से है, 100% तो सहमत हूँ आप कि देखिए गांव में बैसाख परेशानियां जाएंगे, हैं। तो तक तो राजेश जी इन तमाम समस्याओं के बारे में यूपीए सरकार ने पहले क्यों नहीं सोचा? देखिए, यूपीए और जिस के- तरह का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी को मिटाने के लिए, अभी तक हालात ऐसे हैं कि ये बीजेपी की सरकार भी कहती है कि हम 2022 तक आपको घर दे शशि देंगे, जी, छत आप- अभी तक भी लोगों के शशि पास जी, नहीं है। यूपीए यानी कहीं ना कहीं तो यूपीए कमियां रही में है ना। और यूपीए में और मोदी साहब की सरकार में अभी एक एक चीज के दाम उठा के देख लीजिए, दूध से लेके, चीनी से लेके, दाल से लेके, चावल से लेके, आटे से लेके, गेहूं से लेके, कोई भी चीज उठा लीजिए, आप देखिए तुलना कर लीजिए, इनके यहाँ रेट बढ़े हैं। देखो प्याज सड़ गई ना लोगों की, प्याज प्याज सड़ा दी ना, तुलना की और वही प्याज इतनी महंगी कर दी थी इनने स्टोर कर करके। भाई ठीक है, इनकी यहाँ सरकार बहुत स्टेटों में है, वहां तो छापे मार सकते हैं, तो किसी स्टेट में दूसरे में राजेश हमारे जी, सबसे मैं ज्यादा बार इनके बार वही स्टेटों कहती में हूँ कि कांग्रेस को फिर स्टोर किस करके लिए रखें। सदन भेजा गया है, कांग्रेस को फिर क्यों संसद देखिए, भेजा गया है? हमने विपक्ष में रह करके बिल्कुल सिर्फ ये नोटबंदी मुद्दा- का विरोध करने के लिए नहीं भेजा गया है। देखिए, इन नोटबंदी तमाम का- मुद्दों को देखिए, उठाइए आप, ये हमने कभी भी प्याज देखा। का मुद्दा उठाया, दाल चावल पे उठाए, इतने धरने प्रदर्शन करे, गूंगी सरकार ने सुना नहीं। और अब भी नोटबंदी के हम इनकी योजना के खिलाफ नहीं है। देखिए तो किसके खिलाफ है? वापसी की बात क्यों कही जा रही है? मर रहे हैं लाइन में, नहीं, मायावती गरीब मर क्यों रहे कह हैं, रही है कि नोटबंदी उनके वापस खिलाफ करें? नहीं, ममता बच्चों बनर्जी को- क्यों कह रही है कि नोटबंदी देखिए, वापस हो? बच्चे को देखिए, वो नोटबंदी देखिए, वापस मायावती करने की मांग क्यों हो मायावती रही है? की क्या डिमांड है वो बता सकती हैं, मैं कांग्रेस का आप बता ही के सकता साथ हूं। तो एकजुट है हमारे- विपक्ष में। हमने आप ये ही कहा के है। साथ तो एकजुट देखिए, हैं सब विपक्ष देखिए, में। विपक्ष आप इसलिए मंशा है- नहीं समझ पा रहे। विपक्ष इसलिए है कि सबकी मैं- गरीबों की तरफ सबकी सहानुभूति है, इसलिए इकट्ठे हुए हैं, गरीबों के प्रति राजेश जी, सब इकट्ठे हुए हैं। आप देखिए, श्योर है कि गरीबों के प्रति ही है ये बिल्कुल सहानुभूति? गरीबों के प्रति हमने कहा। देखिए आज सुन की लेते हैं डेट एक में बार। शशि जी, ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट राजेश यादव जी, ग्रामीण बैंक में एक बार 10 शाखाओं का मायावती जी को नाम सुन एक लेते रुपया हैं। लग गया है, 1 रुपया मायावती आज जी को की सुन डेट में भी। कि ये जो कल मीडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटबंदी को लेकर जो सर्वे दिखाया गया है कि 90% लोग, 92% लोग सरकार के इस फैसले के साथ है। ये जो सर्वे है ये प्रायोजित है, मैनेज किया हुआ है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और ये मैं आपको फर्जी है ये सर्वे। तो मायावती जी ने कई सारी बातें कही हैं और जो मायावती जी कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। बाकी की जो चीज़ें दुनिया में और देश में घट रही हैं वो बिल्कुल गलत हैं उनके हिसाब से, और कम से कम सर्वे तो पूरी तरह से फर्जी है, हम सबको मान लेना चाहिए। राजेश यादव जी, आपको लगता है कि जिन लोगों के खिलाफ सियासत की बुनियाद पे पार्टी टिकी हुई हो, वो तमाम लोग जब एकजुट होकर एक ही प्लेटफॉर्म पर हंगामा करेंगे तो लोगों को शक नहीं होगा कि आप परेशान इतने ज़्यादा क्यों हैं? इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें जब हमें आई तब तो आपने पूछा नहीं। नोटबंदी लाइनों में लगने की वजह से जो लगातार हम कह रहे हैं कि हाँ दिक्कतें हैं, लेकिन दिक्कतें उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेफ्ट और ममता बनर्जी का साथ आना, मुलायम सिंह यादव और मायावती का साथ आना, अरविंद केजरीवाल और आप सबका एकजुट होकर लड़ जाना, आपको नहीं लगता कि सच में काले धन को रखने वाले लोग ज्यादा परेशान हैं? देखिए, गरीबों की लड़ाई लड़ें तो काले धन से जोड़ दें, गरीबों की समस्या उठाएं तो काले धन से जोड़ दें, कोई योजना में कमियां हों उनको गिनाएं तो देश प्रेम से जोड़ दें। रामदेव बाबा से लेके बहुत सारे बाबा जो लापता हो गए, 3 साल से गायब हो गए, एक बाबा महाराष्ट्र में बैठे हैं वो तो दिखे ही नहीं। रोज लोकपाल पर धरना प्रदर्शन, पता नहीं कौन सा चश्मा लगा लिया है, दिखता ही नहीं हिंदुस्तान में। लोकपाल पर रोज धरना ठोक रहे थे, लोकपाल तो लागू करना मोदी साहब ने, हमने तो 2014 में पास कर दिया था, लेकिन आज तक लागू नहीं कर पाए। आप एक कैबिनेट गायब लेने हैं। गए थे उनको। अन्ना हजारे जी के बारे में कह रहा हूँ, मैं गायब समझ हैं। गई, मैंने भी ठीक है जवाब ना? दे दिया आपको। रामदेव के
अब ये कहते हैं कि कोई कमी गिनाओ योजना में, कहेगा ये योजना का विरोध करने वाले देश विरोधी हैं और योजना से या तो प्रेम करो तो भक्त हैं जी। बाबा रामदेव ने यही बोला है। बाबा रामदेव का बयान है कि जो नोटबंदी का विरोध कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं क्योंकि वो काले धन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने, उनका ये बयान है, बाबा रामदेव का बयान है। राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं, थोड़ी देर में पाकिस्तान के साथ जोड़ देंगे तो थोड़ी देर में किसी और कंट्री के साथ जोड़ देंगे। ना ये जोड़ते हैं दीपक, ये देखो, ये सरकार को मैं दीपक भाई एक बात कह रहा हूँ, सरकार में देखिए आप ठीक है सही चलाइए, जहाँ सहयोग चाहिए आपको हम सहयोग देने के तैयार है, लेकिन इस तरह से थोड़ा जब आप एक तो 10 साल से सरकार आपकी थी, काला धन कैसे खत्म हो ये आप समझ नहीं पाए, भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो ये समझ नहीं पाए, अभी भी आप सॉल्यूशंस नहीं बता पा रहे हैं कि कैसे खत्म हो। एक मिनट राजेश भाई, अभी आपने बहुत सवाल किए हमसे, क्वेश्चन कराया, मैं इनको बता दूं। देखिए काले धन पे जब हमने कुछ देशों से, जहाँ काला देश था उस देशों से एग्रीमेंट करा, तो वो कहते नाम बताओ जी, हमें आने दो, हम तो जो है आपको 8 दिन के अंदर नाम बता देंगे और 1 महीने के 100 दिन दे दो, 100 दिन के अंदर ले आएंगे, 15 लाख रुपए अकाउंट में डाल देंगे। अब वो जब कोर्ट में ये गए, इनने नाम उजागर करे अभी तक कोई एक पैसा लेके आए? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अब हम कहते थे कि ये कोर्ट की समस्या है भाई, अब हमें आपने आज ये सॉल्यूशन तो नहीं था। हमारी एंकर ने भी बहुत समय आपको दे दिया, तो थोड़ा सा हमें भी जवाब देने का मौका दे दें आप थोड़ा सा। लेकिन क्वेश्चन सही जवाब देना, मुझे उम्मीद ये है कि आप काटेंगे नहीं, कि सवाल चाहे आपके गलत थे पर तब भी मैं जवाब दे रहा हूँ जी। मैं देखिए ये मैं आपको बता दूं, जो अभी आपने बार-बार किसानों की बात करी, आज ही आपने निर्णय देखा होगा कि नाबार्ड के थ्रू 21,000 करोड़ रुपया जितने भी किसानों के कोऑपरेटिव बैंक है उनको हम दे रहे हैं। नहीं, जो मैंने 21,000 करोड़ बताया था वो उसके बारे में बता रहे हैं कि नाबार्ड के थ्रू किसानों वाली आपने बात करी, और बार-बार आपने ना जो मुद्दा बार-बार आप ले रहे हो गरीबों पे, मैंने उसके लिए सबसे पहले बता दिया था, वो आपने मेरा ध्यान से नहीं सुना कि गवर्नमेंट ने 2.5 लाख से कम जमा कराने वाले को किसी ने बुलाया, और मैं उसको बहुत छोटा सा फिर दोबारा बोल रहा हूँ, हर घर में अडल्ट है जिसमें 2.5, अगर आप 3-4 लोग भी अडल्ट हैं घर में तो 10-1 लाख रुपया तो उनका वैसे ही जो है बैंक के अंदर नंबर 1 में अकाउंट के अंदर आया था। 1 मिनट, जिसमें गवर्नमेंट और वित्त मंत्री ने सीधा खुलेआम बोला है, जिसपे हम कोई भी वो नहीं करेंगे। करंट अकाउंट वालों के लिए 12.5 लाख रुपए बोल दिया उन्होंने। अब मैं आपको जीडीपी वाली बात आ रहा हूं, बिल्कुल देखिए हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने बिल्कुल कहा, जब भी इन्फ्लेशन को रोका जाता है जीडीपी कुछ समय के लिए नीचे आती है। जीडीपी एक ऐसी चीज है जो समय अनुसार कभी बढ़ती है कभी घटती है, और जब ये अभी आज 2% अगर ये कम होगी तो कल ये 7-8% तक ऊपर भी जाएगी, आप देखना। और ऐसा ऐतिहासिक हमारे यहाँ जीडीपी आई जाएगी कि पूरा वर्ल्ड देखेगा कि भारत इकोनॉमिक के अंदर शायद सबसे बड़ी ताकत बन जाए आने वाले समय में। मैं आपको और बता दूं, अब गरीबी वाली बात आपने कही, उस पर आपने आखिर में गरीबों पर बढ़ा दिया। इस देश में 70 साल के अंदर से 60 साल आपका राज रहा, ये गरीबी बढ़ाने वाले कौन लोग हैं? आप लोग हो। आपके मैं आपको और बताया तो मैं आपकी गवर्नमेंट की बात, एक मिनट राजेश भाई देखो, गलत बार-बार अच्छा लगता। आप बता दो, एक बात बता दो मुझे, आपसे मैं मान जाऊंगा, 70 साल कांग्रेस में राज्य करा, 60 साल का, 60 साल करा, 60 करा, कहाँ से आंकड़े लाए हो मुझे बताना। मैं आप विषय को घुमा रहे हैं, ना आप विषय को घुमा रहे हैं, आप विषय को घुमा रहे हैं, मैं आपको विषय घुमा रहा हूं। 1 सेकंड, 52 साल तो था ना, 60 साल होंगे, 52 ईयर्स तो था। 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है, ज्यादा एक सेकंड, बुनियादी सवाल 2.5-3 साल हम अब गिना रहा हूं, फिर आपको आंकड़े भी 2.5-3 साल जनता पार्टी के, उसके बाद 1996 से लेकर आपका 2004 तक, जिसके अंदर गोडे आपके समर्थित सरकार थी, वो भी गुजराल वाली भी और देवेगौड़ा वाली भी, आपको पता ही नहीं है। और उसके बाद 10 साल आपकी गवर्नमेंट रही और 2 साल हमारी सरकार रही, आपको आंकड़े पता ही नहीं। राजेश भाई बिना आंकड़ों के आप बैठ रहे हैं, उस पर बहस कर रहे हैं, आप विषय को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। आप गरीबी में सुनो, 1 मिनट सुनो, आप अभी आप गरीबी में सुनो। जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद के नाम से पब्लिक सेक्टर यूनिट लाया, और वो समाए इंदिरा गांधी ने आते ही, इंदिरा गांधी ने उसको पलटा, राजीव गांधी ने उसको पलटा, मनमोहन सिंह ने आते ही सारे पब्लिक सेक्टर के शेयर बेचे, सारी समाजवादी जो व्यवस्था थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा सारी बंद करी, और यहाँ पे सारा पैसा और अंबानी ने खुलेआम कहा कांग्रेस तो मेरी जेब में है। कोई बात नहीं, वो कोई ऐसा विषय, वो कोई बुनियादी सवाल पे आइए, आंकड़े सही नहीं दे रहे, बुनियादी सवाल पे आइए। गुजरात की सरकार को समर्थन आपका, अगर आप 2 साल का आंकड़ा कहाँ से लाए हो अपनी सरकार का, आप कहाँ से लाए मुझे बता दें। नहीं वो एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं आप, अरे वो ऐसा कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। वो कोई महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। देखिए 5 और 2 7 साल हमारी गवर्नमेंट, एक सेकंड, देखिए 52 साल तो थे ना, 70 में से 7 आप घटा दो, 52 थे, बाकी सब समर्थन देते हैं। 25 और साल पौने 3 साल आप लोग घटा दो, 10 साल घटा दो, 70 में से 60 ही बनते हैं, 1 सेकंड, 60 ही बनते हैं राजेश भाई, आप गलत कर रहे हो।
ये गलत पेश कर रहे हैं। गुजराल को भी आपने समर्थन मेरे किया, ख्याल से देवगौड़ा को राजेश भी जी आपका समर्थन इससे किया। भी आपका और बुरा कोई समय आने विषय वाला है। और चरण सिंह को भी आपका समर्थन राकेश किया। कपूर जी, आप घुमाने की एक चेष्टा बात है। घुमाने की आप एक नोटबंदी से इन 25 साल मनमोहन में सिंह क्या के बयानों से करा? गलत बयानों से आप हटाने की चेष्टा कर रहे हो राजेश भाई। कांग्रेस की हमेशा से रही है, देश के जब जब देश के सही निर्णय लिए जाते हैं तब राजेश भाई आप लोग विषय को घुमाते हो। आज मुद्दा था नोटबंदी का, आज मुद्दा था मनमोहन सिंह का, और आपने तुरंत जो है मुद्दे को कि सरकार किसने कितनी चलाई और किसने चलाई आपने उसमें गिनाया। हमारी तो योजनाओं की लाइन लगी हुई है, विद्युत योजना, जन धन योजना, हमारे सब्सिडी योजना, गैस की, हमारे टाइम में गैस की ब्लैक खत्म हुई, हमारे टाइम में 16 रुपए का जो मोबाइल राकेश जी, में वो 2 रुपए एक बात तो माननी पड़ेगी राजेश जी और दीपक विज जी, देखिए जो भी सरकार रही काम किया, ये बात अलग है कि कितनी ईमानदारी के साथ किया और देश को कितना आगे ले जाया जा सकता था जो नहीं गया। सवाल वहां है, ये सवाल नहीं है कि काम नहीं किया, काम नहीं किया हुआ होता तो हम समझते क्या होता। ये प्रधानमंत्री कई बार बोल चुके हैं। सवाल अब ये राकेश जी 25 साल क्या आप बात करो भाई, पेपर हंसेंगे लोग, आपको प्रवक्ता के पद से हटा दिया जाएगा कांग्रेस से। राकेश जी 25 साल कैसी बातें कर रहे हो आप? चलो ये तो हमारे वरिष्ठ कोई नहीं, पत्रकार हैं, ये कोई बताइए राकेश भाई। चलो ये वो कोई ऐसा सवाल विषय नहीं बुनियादी नहीं है, हम किसी ये और कोई पे ऐसा जा रहे विषय हैं। नहीं है। राकेश हाँ, जी हाँ। सवाल अब ये है कि नरेंद्र मोदी तो एक भाषण में ये भी कह रहे हैं कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, मेरे मन में तो ऐसे कई और प्रोजेक्ट्स हैं। जब एक ही प्रोजेक्ट के बाद इतनी बुरी हालत है, बेनामी संपत्ति जब शुरू होगा तो आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से बड़े नाम जाने वाले हैं। देखिए सब एक मिनट एक मिनट मैं कहूंगा आपसे। बेनामी संपत्ति में भी मैं आपको बता दूं, जो सरकारी अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार होता है उसका जो भी सर्वे है उसके अंदर ये देखा गया है कि करीब 90% जो उनकी पूंजी है वो या तो बेनामी संपत्तियों में लगी हुई है या गोल्ड वगैरह में या शेयर वगैरह में लगी है, और 10% केवल उनके पास कैश था। तो उनके ऊपर प्रहार करने के लिए, क्योंकि अंतिम प्रहार हमारा काले धन के माध्यम से भ्रष्टाचार पे है, इसलिए हम सरकारी अधिकारियों की विशेष तौर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए 30 दिसंबर के बाद हम बेनामी संपत्तियों पर अटैक करने वाले हैं। यानी मध्य प्रदेश में जो आप ही की सरकार के रहते हुए जो बाबुओं के घर से भी कई करोड़ रुपए आपने निकल देखिए आते हैं, कई हमने किया, उनकी सरकार में अच्छे अपनी से सरकार में क्लास किया लगने वाली है। जी राकेश जी। हाँ नहीं, मैं ये निवेदन कर रहा था, देखिए जो ये कोई भी आज कांग्रेस के नेता, जो विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में, गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने साफ कह दिया कि हम इस विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, पूरे देश को संदेश चला गया। अब प्रश्न पैदा होता है कि जो इसको लागू करने में जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो खामियां हैं जो आ रही देखिए ये कांग्रेस के हैं। इंदिरा जी ने 1970 में स्वतंत्रता सेनानियों को वजीफ़ा देने की घोषणा की थी जी। उस स्कीम में कितनी खामियां निकल कर के आई, ताम्रपत्र दिए गए। बाद में ये भी खामी आई कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना के जो फौजी रहे हैं वो भी स्वतंत्रता सेनानी माने जाने चाहिए। बहुत सारी खामियां आई, जो इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो खामियां आती हैं। सवाल होता है कि नियत का, नियत आपकी साफ है ना? नियत नरेंद्र मोदी की ये साफ है कि भाई गरीबों के हक में काम किया जाना चाहिए, काला धन बाहर आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो इस पूरे मसले पर सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपकी कितनी कोई राजनेता या राजनीतिज्ञ किस दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य करता है। जी। अभी जो बात कही इन्होंने, तो नरेंद्र मोदी साहब के एक वक्तव्य से बड़ा साफ है कि अगला निशाना कहाँ होगा। आज सब तड़पड़ा रहे हैं, सबसे ज़्यादा तड़प पैदा हो रही है रियल एस्टेट में। जी। क्योंकि सबसे ज़्यादा काला धन रियल एस्टेट और जेम्स ज्वेलरी एंड गोल्ड में लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा घबराहट यहाँ है। और एक प्रधानमंत्री के मुंह से निकले हुए एक शब्द का मायने होते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाबू का गोवा में फ्लैट का क्या मतलब होता है, न जिसके खानदान में कोई वहाँ रहा न जाने वाला है, सिर्फ बेनामी समझ जाना चाहिए कि अगला हमला कहाँ होने वाला है। और खाली ये विमुद्रीकरण से ये काले धन की समस्या का पूरा हल हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए इसके द फॉलोइंग मेजर्स वुड बी वेरी हार्श। हो सकता है इससे भी ज़्यादा सख्त हों, क्योंकि उनमें सीधा जो है आदमी वो शायद ऐसे बेनामी कानून का जिक्र किया, उसमें भी 7 साल की सज़ा है, उसमें भी अच्छा खासा जुर्माना है। लेकिन साफ जो एक तीसरा पक्ष ये है कि राजनीतिक दल जो चुनाव सुधारों से जुड़ा हुआ, आज डेरिक ओब्रायन बात कर रहे थे। हाँ, डेरिक ओब्रायन को सुना हमने। हाँ, राज्यसभा में जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। अब आप देखिए
जब ये काले धन सब बाहर हो जाएगा अर्थव्यवस्था से, तो चुनावों को सस्ता बनाना ये राजनीतिक दलों की मजबूरी होगी। लेकिन ये कांग्रेस, इंदिरा जी का मैं प्रशंसक हूँ जी। देखिए, मेरा ना कांग्रेस से कुछ लेना देना है, ना बीजेपी से कुछ लेना देना है। जो चुनावों में जो भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई, चुनावों के अंदर जो काले धन की शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई 1974 से। चूँकि इंदिरा जी का स्वयं का जो चुनाव था वो सीमा से अधिक धन खर्च करने के मामले पर उस समय चल रहा था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और 1974 में दिल्ली सदर बाजार की सीट से अमरनाथ चावला जो चुनाव जीते थे कांग्रेस के टिकट पर, उनके खिलाफ थे कंवरलाल गुप्ता जनसंघ के। दिल्ली हाई कोर्ट से वो फैसला कंवरलाल गुप्ता के पक्ष में गया था और अमरनाथ चावला के चुनाव को अवैध इस आधार पर घोषित किया था दिल्ली हाई कोर्ट ने कि उन्होंने सीमा से अधिक धन का खर्च अपने चुनाव प्रचार पर किया है। तो इंदिरा जी ने, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग कन्फर्मली वेदर 32nd अमेंडमेंट और 33rd अमेंडमेंट, उसमें इंदिरा जी ने जो किया, उसके बाद चुनाव में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। इंदिरा जी बहुत बड़ी नेता थी, लेकिन कुछ गलतियां भी उन्होंने बड़ी खतरनाक की हैं। जो उन्होंने जो संशोधन किया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में अब के लिए 33वां संविधान संशोधन के, प्रत्याशी जो अपनी जेब से खर्च करेगा वही उसका खर्च माना जाएगा, चुनाव आयोग द्वारा सीमित। लेकिन उसके मित्र, उसकी पार्टी, उसके साथी उसके चुनाव पर कितना ही खर्च कर सकते हैं। उसके बाद से ये बवाल शुरू हुआ। इसीलिए जयप्रकाश नारायण ने चुनाव में चुनाव सुधार करने का एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ी थी और तारकुंडे समिति भी गठित की थी। हमें बस समय की कमी है, कम से कम इतना तो हम मान सकते हैं कि इसके बाद बहुत सारी अलग अलग जगहों पर तब्दीलियां हमें नजर आएंगी और जिसमें ब्लैक मनी की बात, हम लगातार इलेक्शंस की बात करते हैं। एक बात राजेश जी, बहुत ही छोटा सा कमेंट मैं आपसे लूंगी। आप कह रहे हैं कि ये नहीं मानते आप कि पूरी तरह से आर पार की लड़ाई अगर सफल हुआ तो बहुत ही बड़ा नेता, और अगर नहीं हुआ तो आप कह रहे हैं कि रिजल्ट उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ 5 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन है, तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कोई बहुत छोटा रिस्क नहीं था अगर इस लिहाज से देखा जाए तो। पहली बात तो एक लाइन में कमेंट करूंगी क्योंकि मैं हाँ, इन पे बहुत बड़ी एक्सपर्ट टीम थी जी, वो फेल हो गई। दूसरी बात देखिए, आप मानेंगे रिस्क था कि नहीं था? हाउ कैन यू से दे फेल? इम्प्लीमेंटेशन में तो कुछ ना कुछ संशोधन होते रहते हैं। एक संशोधन थोड़ी, ये तीसरे दिन संशोधन हो रहा है ना, कोई संशोधन नहीं, तो पहले आप रिलीफ दिए, उसे रिलीफ बोलते हैं, उसे संशोधन नहीं बोलते, वो रिलीफ है। उसके बाद आपने पटेल साहब को जो गवर्नर बना दिया, पहले समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। चलिए, कम से कम अच्छा ये लग रहा है कि काले धन के साथ साथ तमाम बेनामी संपत्ति वाले लोग भी अभी से बिलबिलाए हुए, तिलमिलाए हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद हम करेंगे कि जल्दी शिकंजा कसे। जय हिंद।